हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीटेट के जो है पर्यावरण अध्ययन में जो है 30 प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग जो है वीडियो को पूरा से पूरा लाभ ले सकें। तो दोस्तों आज इसमें हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 8 तक कर चुके हैं। यदि आप लोग जो है पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए। और हिंदी का भी है, बाल विकास से संबंधित जो भी है तो सबका वीडियो है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे मिलेगा। आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीटेट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है स्कोर बनता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग 30 प्रश्नों का सीरीज है। तो हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न आपका, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन क्या है आपका? जैसे ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ग्रेगर मेंडल, तीसरा जॉर्ज मिस्ट्रल, डी रोनाल्ड रोस। तो क्या होगा मित्रों? तो यह आपका जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। रोनाल्ड रोस जी हैं। तो रोनाल्ड रोस जो थे एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो उन्हें जो 1902 में, यहाँ पे देखिए 1902 में जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया की परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के खोज में जो है मिला था। उन्होंने ही सर्वप्रथम जो है मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक करके आप सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। तो कौन हो जाएंगे? रोनाल्ड रोस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 2 है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों को खूब अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्योंकि प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो प्रश्न में ही जो है उसका प्रश्न का जो उत्तर छुपा रहता है। तो वहाँ से जो है आराम से जब प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ से निकल जाता है। जैसे है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र में गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो आपका ऑप्शन है मियादी बुखार, बी है अतिसार, सी है हैजा, डी है मलेरिया। तो क्या होगा मित्रों? जो कंपकपी जैसे है कि कंपकपी आना, बुखार आना, सिर दर्द होना और बुखार हल्का होने पर पूरे शरीर में पसीना निकलना, ये सब जो है आपका मलेरिया के लक्षण जो है प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। तो इनके उपचार में कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है। किसकी छाल का? कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो वह जो है किससे पीड़ित है? मलेरिया। प्रश्न 3 है, अल-बरूनी कौन था? ऑप्शन ए है वह एक तबूकशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। बी है आपका, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। तीसरा है, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। डी है, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो क्या होगा मित्रों इसमें?
जो अलबरूनी था उसका जो नाम था अबू रहमान था। इसका जन्म जो 973 ईस्वी में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान था, फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इसकी जो रचनाएं थी अरबी भाषा में हैं। यह संस्कृत का विद्वान है। यह महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। तो ये कहाँ का रहने वाला है दोस्तों? ये आपका जो है आपका उज्बेकिस्तान का यात्री था। यह ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक होती है। अगर किताब की बात की जाए तो तारील जो उसका है तारीख अल हिंद नामक किताब लिखी थी। कौन सी? तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद नामक जो है किताब लिखी थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। प्रश्न 4 है, रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को किस तरह से देखता है? तो ऑप्शन है आपका हर रंग में देख सकते हैं। रात को जागने वाले जानवर जो होते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है? हर रंग में देख सकते हैं। बी है केवल काली और सफ़ेद को ही देख सकते हैं। सी है आपका केवल हरे रंग देख सकते हैं। और डी है केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो क्या होगा मित्रों? जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को लगभग काली और सफ़ेद देख सकते हैं। या आपका जो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? काली और सफ़ेद, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यानी रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। देखिए हमको 4 कथन दिया है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है। तो 4 कथनों में से हमको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है सही है। तो इसमें से पहला कथन है, हाथियों के झुंड में केवल एक हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है, झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो क्या होगा मित्रों इसमें? इसको हमको कथनों को देखिए पढ़ के, जैसे है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14-15 बच्चे ही होते हैं। या आपका ऑप्शन जो है सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाथियों के झुंड में केवल एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, या सही है। एक झुंड में हथनियों के बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हथनियों के जो झुंड में जो है 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो ही रहते हैं। मतलब जैसे उनका एक समूह होता है, जैसे इतने लोगों का, जैसे 10-12 लोगों का, तो उसी में जो है सब लोग रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। तो क्या होगा मित्रों यहाँ? तो आपका जो है ऑप्शन पहला और तीसरा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 6 है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। जैसे कोई फूल है, फूल के जो बीच में जो देखते हैं तो उसमें एक सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसी दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है परागकोश, बी है पराग, सी है मूलांकुर, डी है वार्तिकाग्र। तो छा का क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ बी के साथ जाएगा। पराग होते हैं। जो पराग होते हैं पौधे के द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ होते हैं। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये जो है ये हामिंग बर्ड, तितलियाँ तथा अन्य कीटों की खाद्य पदार्थ हैं। जैसे हामिंग बर्ड है, तितली हैं, इनका जो है खाद्य पदार्थ है। मधुमक्खियाँ इसका प्रयोग शहद बनाने में करती हैं। किसका? यदि पूछा जाए मधुमक्खियाँ अपना शहद बनाने में किसका प्रयोग करती हैं, तो आपको हो जाएगा पराग का। प्रश्न 7 है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने में कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो गुजरात का जो सबसे फेमस डिश है दोस्तों वही पूछा है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? तो ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, बी है छोले भटूरे तथा लस्सी, सी है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी और वड़ा चटनी, वड़ा पाव जो होता है, डी है पूरी साग तथा ठंडा दूध।
तो साथ में क्या होगा दोस्तों, रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाए तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर हमको क्या मिलता है, तो वहाँ पे जो है जैसे ढोकला है, चटनी है, नींबू वाले चावल है, अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ यह जो है वहाँ पे जो है अधिक प्रचलित ही खाद्य पदार्थ है वहाँ का। कहाँ? गुजरात का। या आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। प्रश्न 8 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन है उड़ सकते हैं, बी पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, सी है पक्षियों की आंख छोटी होती हैं, डी है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण है कि पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है। ऑप्शन आपका यह बी सच जाएगा। प्रश्न 9 है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। क्या क्या खाना चाहिए दोस्तों, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसको क्या क्या खाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है चावल, चीनी, आंवला, बी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, सी है गुड़, नींबू, मटर, और डी है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। तो किसे खाना चाहिए दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन जो पूरा करने के लिए जो है, हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोगी को आयरन की कमी जो है पूरी करने के लिए आपको आंवला हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां व गुड़ आदि खाने में जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आयरन की प्रचुर मात्रा मिलती है इसमें। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सब चीज़ों में आयरन की जो है प्रचुर मात्रा मिलती है। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का, बी है विषय के आधारभूत सिद्धांतों की स्मरण का, सी है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, डी है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तो एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है वह प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना होता है, जिसमें पढ़ाई का जो है रटन प्रणाली से मुक्त करना होता है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों को जोड़ना आदि शामिल किया जाता है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन 6 है, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना होता है। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव सेंस दिया है, क्योंकि प्रश्नों को जब भी पढ़ा कीजिए लास्ट तक पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्रश्न को आधा पढ़ते हैं, आधा पढ़ने के बाद तुरंत ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देने के बाद आंसर दे देते हैं, तो बाद में क्या पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो क्योंकि निगेटिव का सेंस हम लोग नहीं देखते हैं, तो इसलिए हमको प्रश्नों को बहुत ही आराम से लास्ट तक पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है ऑप्शन को पढ़ के उसका आंसर देना है। तो जैसे इसमें है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो ऑप्शन है ए है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, बी है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण का सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, और सी है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, डी है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए। तो क्या होगा मित्रों इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो दोस्तों, लैस करना जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या आवश्यकता के अनुरूप माना जाता है। या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी अनुरूप नहीं माना जाता है। प्रश्न 12 है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, बी है चिंतन और विस्मय के
के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। देखिए दोस्तों कितना मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका ए, देखते हैं, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। अब बी है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। बी है तकनीक की शब्दावली सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। डी है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तो दोस्तों NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। किसमें? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों का अवसर उपलब्ध कराने के लिए। आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए यहाँ भी निगेटिव का पूछा है। तो ऑप्शन है विषय में रुचि का विकास करना। बी है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। सी है शिक्षार्थी को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। डी है शिक्षार्थियों को कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो पूछा है क्या नहीं है, तो क्या नहीं हो सकता है? तो यह होगा आपका ऑप्शन बी सट जाएगा। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, यह जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की कविताओं को कहानियों को शामिल करने के उद्देश्य नहीं माना जाता है। प्रश्न 14 है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करती है? तो ऑप्शन है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। बी है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। सी है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। और डी है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो 14 का क्या होगा मित्रों? पूछा है नहीं है, तो यह आपका यह शब्दावली और परिभाषाओं पर बल अधिक देती है। आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। प्रश्न 15 है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा दोस्तों? विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। बी है विभिन्न जानवरों को चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। सी है जानवरों तथा उनके उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। डी है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। क्या होगा? जो बच्चों को जो है जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराने के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? तो यह होगा जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न 16 है, कक्षा 5 की NCERT का पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, प्रश्न को एक दो बार पढ़िए, देखिए दोस्तों, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, ऑप्शन ए है इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। बी है यह आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ाता है। सी है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखें। डी है यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। तो 16 का क्या होगा मित्रों? यह जो है यह
इसमें जो है कक्षा 5 में एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो है प्रत्येक पाठक के अंत में हम क्या समझें खंड देने का मुख्य उद्देश्य है कि जब विद्यार्थी पूर्ण पाठ को पढ़ने तथा शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के बाद वह शिक्षार्थी जब उस खंड को हल करेंगे तो यह ज्ञात होता कि शिक्षार्थी कितना सीखा कितना नहीं सीखा है, कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, इसका जो है ज्ञान होता है। तो यह जानने में शिक्षक की सहायता करती है कि बच्चे कैसे सीखे हैं। यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 17 है प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। देखिए दोस्तों, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन की सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो उपर्युक्त 4 गतिविधियों में कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का चित्र बनाना। बी है विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। सी है शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। डी है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। तो 17 का क्या होगा दोस्तों? तो आपका जो है ऑप्शन एक सच जाएगा। श्यामपट्ट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों का जो है चित्र बनाता है। आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। प्रश्न 18 है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो आपका ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। बी है विशिष्ट उदाहरणों के संकल्पना की व्याख्या। सी है संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। और डी है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। तो सबसे बेस्ट क्या होगा दोस्तों? कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा मित्रों? या विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, जिससे क्या होता है उनको हुबहू जो है किसी चीज़ की जानकारी जो है मिलती है। या आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। प्रश्न 19 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बी है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। सी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। डी है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो क्या होगा मित्रों? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो इसे कहा नहीं जाता कि आओ करके सीखें। तो क्या को शामिल करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो जिसे यह है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना होगा। या आपका ऑप्शन एक सच जाएगा। जैसे इसमें होता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में जो है विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो देने का अहम उद्देश्य यह होता है कि शिक्षार्थी को जिस पाठ को पढ़ा है और समझा है उसे वह प्रत्यक्ष रूप से करके देखे, ताकि उसे पूर्ण रूप से समझ सके। तथा करके देखो खंड का उद्देश्य प्रत्यक्ष हस्तपरक का अनुभव उपलब्ध कराना है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। जैसे कोई वृक्ष उनको दे दो, उनको जो है उसका जो है पूरा जब तक बड़ा ना हो जाए उसकी देखरेख करने के लिए उनको कहा जाए। तो यह जैसे है आओ करके सीखो को जो है शामिल किया गया है इसमें। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न 20 है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराई
पाठ की दोहराई। बी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। सी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। डी है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होता है अधिगम विस्तार व अवसर उपलब्ध कराना। तो ये आपका ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 21 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर को भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या है? ऑप्शन है शिक्षार्थी को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। बी है नित्य शिक्षण कार्यक्रम का एक रास्ता को बदलना। सी है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। डी है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम का अनुभव उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन आपका यह सी हो जाएगा। प्रश्न 22 है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव का पूछ लिया है। तो ऑप्शन है इसे शिक्षार्थी को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना। सी है इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना। और डी है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा, यहाँ पे देखिए दोस्तों याद करना एनसीईआरटी 2005 नहीं कहता हमारा। आपका ऑप्शन डी सच जाएगा। यह उद्देश्य नहीं है बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का योग्य बनाना, या जो है यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न 23 है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो 23 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। बी है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। सी है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। डी है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो 23 का क्या होगा दोस्तों? कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव का उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो आपका यह ऑप्शन जो है सीख जाएगा। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। आपका ऑप्शन यह सी हो जाएगा। प्रश्न 24 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। यहाँ पे निगेटिव दिया है। तो ऑप्शन है शिक्षार्थी को अधिगम रिक्तियों की पहचान। बी है शिक्षण में कमियों की पहचान। सी शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। डी है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। पूछा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। तो ये आपका ऑप्शन डी सच जाएगा। शिक्षार्थियों को जो है ग्रेडिंग और रैंकिंग यह शामिल नहीं करता है। प्रश्न 25 है, नीचे दिए गए कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। जैसे पहला है खानों का उत्खनन खुदाई। बी दूसरा है बांधों का निर्माण। तीसरा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। चौथा है बांस की टोकरी बनाना। पांचवा है गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना। डी नहीं है, इसमें देखिए निर्देश दिया है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने का लिए जिम्मेदार है। तो हमको देखना है कि जंगलों के गायब होने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है। तो दिया है खानों की उत्खनन या खुदाई। तो दोस्तों यह खानों जैसे है यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बांधों का निर्माण से जो है वन जो है गायब हो जा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े कारखाने खुलना, इससे क्या होता है कि जंगल के लकड़ियों को काट के गिरा देना। इससे क्या होता है कि सभी जो है जंगली जानवर वहाँ से जो है गायब हो जा रहे हैं। तो आपका यह ऑप्शन जो है पहला और दूसरा जो है आपका सही है, यानी 1 और 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन या बी हो जाएगा 25 का।
प्रश्न 26 है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो पूछा है कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन जैसे इसमें पहला कथन है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा है, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप की मति बनाई जाती है। इसे तोप की क्या मत नहीं हो, मूर्ति है, यह मूर्ति बनाई जाती है। चौथा है, कांसे के बर्तन में एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल अधिक मजबूत होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, कांसे की क्या क्या विशेषता होती है? जैसे इसमें है, कांसे के लोहे चांदी का स्वर्ण की भांति एक तत्व, यह गलत है आपका। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, आपका यह सही है, दूसरा सही है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है, आपका 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 और 3। प्रश्न 27 है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? क्या होंगी दोस्तों? गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, तो उसका सफ़र की यात्रा क्या होगी? तो 27 क्या होगा, वह पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले जो है पूर्वी दिशा में जाएगा और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीज नहीं है? पूछा है कौन सा बीज नहीं है। तो ऑप्शन ए है सौंफ, बी है गेहूँ, सी काली मिर्च, डी साबूदाना। तो दोस्तों आपका सौंफ या बीज होता है, गेहूँ भी है, काली मिर्च भी होती है, साबूदाना आपका बीज नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। प्रश्न 29 है, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, ऑप्शन है भारत का, बी है तिब्बत का, सी नेपाल का, डी म्यांमार का। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान में ऊंचाई है, वर्तमान में इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86, या जो आपका पूछा जाता है कि कितना है, तो 8,848.86 मीटर है। और यदि पहले की पूछा जाए, तो पहले की बात किया जाए तो पहले कितना होगा 8,848, पहले 8,848 मीटर था, लेकिन वर्तमान जो है 0.86 जो है बढ़ गया है, यानी 8,848.86 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, किसका भाग है? तो नेपाल का भाग है, ऑप्शन या सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। पहला है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी है, पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तीसरा है, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। चौथा है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सब खाने पीने का इंतज़ाम करना। डी है, रुकने और आराम के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो पर्वतारोहण में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयुक्त ध्यान में रखना और सबके लिए कीजिए, रखना और सबके लिए कीजिए। तो क्या होगा इसमें मित्रों, तो जो एक पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर की जो क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जैसे वह अन्य लोगों के लिए सामान उठाने में मदद करना, ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। और साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और खाने पीने का इंतज़ाम करना, और रुकने में आराम की अच्छी जगह बनाना, आपका जो है यह सही है। तो एक ग्रुप लीडर का जो कार्य होता है वह जैसे है, इसमें पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, या नहीं होता है जो चल ना सके उन्हें रुकने के लिए कहना, या भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन या डी के साथ जाएगा, यानी 1, 4, 5। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। और आप लोग जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीटेट का पास करने का सबसे बड़ा का तरीका है कि प्रीवियस पेपर को खूब पढ़िए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इससे जो है अच्छा स्कोर बनता है।
तो आप लोग जो है ऐसे बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए जो है प्रैक्टिस डेली एक वीडियो आपको लिए लेते आएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी सीटेट से रिलेटिव वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुँच जाए नोटिफिकेशन। आप लोग वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़ें और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।